हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं। ये इसमें जो तथ्य दिए गए हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में काम करेंगे। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। भारत का उपराष्ट्रपति आज पढ़ेंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 64 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का सभापति का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 योग्यताएं होती हैं। पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। या किस अनुच्छेद में? या अनुच्छेद 68 में है। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों, वेतन भत्तों का प्रयोग कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन कारक में आता है तो ये सब प्रश्न आते हैं ऐसे। ये वाला कथन कारक में बहुत बार आता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। और आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति का वेतन कितने कितने लाख रुपए होता है। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करिए आप लोग, उससे यार रिवाइज होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम की राष्ट्रपति हैं। कमेंट में बताइए। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता नहीं, करता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा पद है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यह है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत का सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में? 165 में। पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 165। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, महाधिवक्ता। और भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक
धन का संरक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तक कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। न्यायिक का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यह बहुत बार आता है प्रश्न कि CAG अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह संसद के लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के न्याय व्यवस्था एकाधारी और एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश समेत कुल 34 न्यायाधीश हैं। प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी 28 जनवरी 1950 को जब न्यायालय का गठन हुआ तब कुल 8 न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक बने रहते हैं। 65 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं, तो इसकी 4 योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। इसमें से और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोर्ट का ज्ञाता हो। तीनों में से कोई एक होना चाहिए योग्यता, या हो या दूसरा हो, या तो तीसरा हो, या तो चौथा हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, कहीं कहीं हरिलाल लिखा रहता है, हरिलाल यहाँ दिया है, कहीं कहीं हीरालाल लिखा रहता है, हरिलाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति YV चंद्रचूड़ हैं। YV चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन थे। फातिमा बीवी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय के कार्य 2 या 2 से अधिक वर्ष राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। यह देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यह अभी तमिलनाडु राज्य को लेकर मामला बहुत गर्म था, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। किसी न किसी सीट में आएगा, चाहे पुलिस में चाहे दरोगा में, जरूर आएगा ये प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 137 के तहत।
संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख। भारत में जनहित याचिका PIA अलकाजनक उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं देखते हैं। भारत का पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। अगर यह नहीं है तो किसी उच्च न्यायालय या किसी एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अवधि 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। भारत में सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत 1966 में हुई थी। 1966 में हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय की भांति। उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी करता है। अब अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन आता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं या कि राज्यपाल के प्रति। तो लोकसभा के प्रति होते हैं, संसद के प्रति नहीं, ना कि राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। NCERT में 4 प्रकार के मंत्री की बात की गई है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री।
प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, यानी उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान में नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी। आपको बताना है कमेंट में कि नरसिम्हा राव जब एलपीजी लागू किए थे, एलपीजी, तो उस समय मनमोहन सिंह कौन से पद पर थे? मनमोहन सिंह जी कौन से पद पर थे? कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करा करिए। इससे आपका रिवीजन होगा और हमारा हौसला भी बढ़ेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे, केवल 13 दिन। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू पहले क्रम के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। इन्हीं के समय 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल। विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर ताशकंद में मृत्यु हुई थी। एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। किसका रहा? जगजीवन राम का। वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री तथा उनका कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 2 वर्षों के लिए राष्ट्रपति हुए। ताशकंद में उनकी मृत्यु होने के कारण 2 वर्ष तक ही उनका कार्यकाल रहा। गुलजारी लाल नंदा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक थे। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। दोबारा जब चुनकर आई, एक बार तो लगातार 1966 से 1977 तक 2 कार्यकाल पूरा की थी, 2 चुनाव लगातार जीती थी। जब तीसरी बार चुनी गई थी तो यह 1980 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। पूरा 5 साल नहीं कार्यकाल पूरा कर पाई कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 1989 में था। वीपी सिंह 1989 से 1990 में प्रधानमंत्री बने, 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर सिंह 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव यह 1991 से 1996 तक रहे। इन्हीं के समय में एलपीजी आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे।
13 दिन के लिए। HD देवगौड़ा 1996 से 1997 प्रधानमंत्री रहे। IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से अभी वर्तमान तक प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, कल लोकसभा अध्यक्ष से स्टार्ट करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जय हिंद दोस्तों।